हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर 2 ऑफ आवर पाइथन सीरीज़। और हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था वेरिएबल्स के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में और कुछ पाइथन के बेसिक्स के बारे में। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगी जो कि आपको सॉल्व करने हैं। हम लोग साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। मैं आपको वो क्वेश्चंस दूंगी, आप वीडियो को पॉज करना, खुद से पहले सॉल्व करके देखना एंड देन आप अपने आंसर को मैच करने के लिए देखना कि मैंने कैसे सॉल्व किया उसे। तो मेरा सॉल्यूशन आप बाद में देखना, पहले खुद से सॉल्व करके देखना एक बार। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस तैयार किए हैं। सो हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डू वी नीड टू डिक्लेयर द डाटा टाइप बिफोर क्रिएटिंग अ वेरिएबल इन पाइथन। अब इसका मतलब क्या है कि हम पाइथन में जब भी वेरिएबल बनाते हैं तो क्या हम उस वेरिएबल का टाइप पहले ही डिफाइन करते हैं। तो आप थोड़ा सा एक बार सोचो, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि वेरिएबल्स जो है उसका जो डाटा टाइप है वो हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता है पाइथन में, वो ऑलरेडी डिफाइन हो जाता है। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हमें डाटा टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता, वो खुद से ही डिक्लेयर हो जाता है कि वो किस डाटा टाइप का है। इसका अगर हम एक एग्जांपल देखें, यहाँ पे हम अपने पुराने कोड को कर लेते हैं कमेंट आउट और हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, सपोज नेम वेरिएबल हमने बनाया, उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर कराई गौरिका। तो इसका जो टाइप होगा, हमने यहाँ पे नेम वेरिएबल बनाया, उसका आउटपुट जो है उसकी जो वैल्यू है हमने उसकी वैल्यू गौरिका रखी है, तो आउटपुट विल बी गौरिका। बट उसका जब हम टाइप प्रिंट करवाएंगे, जो कि मैंने आपको बताया था टाइप कैसे प्रिंट कराते हैं, हम लिखते हैं टाइप, देन उसके अंदर अपना वेरिएबल का नाम, और जब हम अपना टाइप प्रिंट कराएंगे, टाइप ऑफ वेरिएबल प्रिंट कराएंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो नेम हमने वेरिएबल जो बनाया है उसका टाइप क्या है एक्चुअली। तो उसका टाइप हमारे पास आ गया स्ट्रिंग। अब हमने पहले से तो डिफाइन नहीं किया था कि गौरिका हमें स्ट्रिंग में ही चाहिए, हमने उसे डिक्लेयर नहीं किया था पहले, बट वो आ गया है ऑटोमेटिकली जब हमने टाइप प्रिंट कराया। इसका मतलब ये हुआ कि पाइथन में हमें पहले से डिक्लेयर करने की नीड नहीं होती, हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता कि हम अपने जो वेरिएबल के अंदर जो डाटा टाइप है वो किस डाटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कराना चाह रहे हैं। वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही डिक्लेयर कर देता है कि हमने इस टाइप की वैल्यू स्टोर कराई है अगर वेरिएबल में, तो वो इस टाइप का डाटा टाइप होगा। और ये सब चीज़ें हमें खुद से नहीं करनी पड़ती डिक्लेयर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, इज टू नेम अ वैलिड वेरिएबल नेम, वाई और वाई नॉट। तो मैंने आपको वेरिएबल बताए थे, वेरिएबल के नाम लिखने के जो रूल्स थे वो भी बताए थे मैंने कि कैसे लिखते हैं। उसके कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, अगर हमने वो रूल्स फॉलो नहीं किए तो जो वेरिएबल नेम है वो इनवैलिड हो जाता है। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो अच्छे से देखी है और आपको याद है तो एक बार ही ये खुद से थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना कि इसका क्या क्या आंसर होगा। आई नो कि आप स्टार्ट कर रहे हो, अभी आप बिगिनर हो, तो शायद आपको ये क्वेश्चंस, इसमें से कुछ क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी लग सके, या फिर हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसान लगे। तो आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है, यूँ नहीं सोचना कि आसान क्वेश्चन है तो मैं करके ही ना देखूं, एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना। तो टू नेम जो है, हमने रूल्स में पढ़ा था कि नंबर जो है वो आ सकता है वेरिएबल नेम में, बट वो स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। स्टार्टिंग में हमारा अंडरस्कोर आ सकता है या फिर हमारा कोई भी कैरेक्टर आ सकता है, बट नंबर नहीं आ सकता। अब यहाँ पे हम इसे लिख के देखते हैं, टू नेम इक्वल्स टू गौरिका। हमने यहाँ पे जब लिखा तो इसके नीचे एक रेड लाइन आ गई, विच मीन्स कि हमारा एरर आ गया कि हम वेरिएबल नेम को ऐसे नहीं लिख सकते। अगर हम इसे प्रिंट कराएं, वैसे हमें पता चल चुका है कि एरर आ गया, बट स्टिल अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं देखने के लिए कि भाई क्या आएगा आंसर, तो हम कराते हैं इसे प्रिंट। और जब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास सिंटेक्स एरर आ जाएगा, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। तो हमारे पास ये एरर क्रिएट हो गया, विच मीन्स यहाँ पे क्लियर हो गया है कि हम
नंबर तो कभी स्टार्टिंग में लिख ही नहीं सकते वेरिएबल नेम के, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इज नेम अंडरस्कोर वन अ वैलिड वेरिएबल नेम। तो ये तो आप थोड़ा सा सोच के बताओ कि मैंने फर्स्ट वीडियो में जो पढ़ाया था उसमें रूल्स में मैंने क्या बताया था। तो ये फर्स्ट जो इससे ऊपर वाला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, उसमें भी मैंने अभी बताया कि नंबर आ सकता है, एंड में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, बट द थिंग इज कि स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। बस अगर इसको हम लिख के देखें, नेम अंडरस्कोर वन इक्वल्स टू हमारा नेम, तो यहाँ पे कोई भी हमें एरर नहीं दिख रहा है, कोई भी रेड लाइन नहीं आई, कोई येलो लाइन नहीं आई, कोई भी लाइन नहीं आई। अगर हम इसे प्रिंट कराएंगे तो डायरेक्ट हमारा नाम प्रिंट हो जाएगा, हमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है। हम यहाँ पे इसे प्रिंट कराते हैं, तो देखो यह प्रिंट हो गया हमारा, क्योंकि ये एक वैलिड वेरिएबल नेम था, तो इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। थोड़ा सा जूम आउट कर लेती हूँ मैं इसे, सो दैट आपको क्लियरली कोड दिखाई दे। नाउ अब हम इसे कमेंट आउट कर लेते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टाइप फंक्शन रिटर्न। टाइप फंक्शन क्या रिटर्न करता है, ये हमने अभी अभी देखा, डाटा टाइप वाला जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा, तो उसमें भी हमने देखा, और मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था कि टाइप फंक्शन क्या रिटर्न करता है। टाइप फंक्शन बेसिकली रिटर्न करता है द टाइप ऑफ वेरिएबल, की वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। यहाँ पे हमने लिखा था, ये टाइप फंक्शन का हमने यूज किया अभी अभी। तो ये टाइप फंक्शन किसके लिए यूज होता है, हमारे वेरिएबल के टाइप को डिक्लेयर करने के लिए, उसे डिफाइन करने के लिए यूज होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल रिटर्न बाय द इनपुट फंक्शन। डिफॉल्ट डाटा टाइप क्या होता है जब हम इनपुट फंक्शन को रिटर्न करते हैं। तो ये चीज़ मैंने फर्स्ट लेक्चर में बहुत क्लियरली बताई थी कि जब हम इनपुट फंक्शन लिखते हैं, तो इनपुट फंक्शन में जो हम अपने यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं, तो वो चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो कोई सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर यानी कि कोई भी नाम या कुछ भी हो, लेटर वगैरह, तो वो सारी की सारी चीज़ें ही इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग जनरेट होती है। ये हमने देखा था, अभी यहाँ पे हम करके देखते हैं। हमने सपोज एक वेरिएबल बना लिया a, उसके अंदर हमने लिया इनपुट, एंड इनपुट के अंदर हमने एंटर करवाना है एंटर नेम, एंटर योर नेम कर देते हैं, एंटर योर नेम कोलन्स। अब यहाँ पे एंटर योर नेम करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे टाइप a। जब हम इसे रन करेंगे तो हमें यहाँ पे नाम पूछेगा, तो हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं गौरिका। तो यहाँ पे हमारा टाइप उसने प्रिंट किया स्ट्रिंग, बट इन केस हम वहाँ पे गौरिका नहीं लिखते और कोई नंबर लिखते, तो हमारा आंसर क्या आता। सपोज हमने यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख दिया, एंटर किया, हमारा जो डाटा टाइप है वो अब भी क्या है, वो अब भी स्ट्रिंग है। तो यही चीज़ मैं बता रही थी कि इनपुट जब भी हम लेते हैं अपने यूज़र से, तो उसमें चाहे वैल्यू हम कोई भी इंटीजर रखें, कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रखें, या फिर कोई बुलियन रखें, बेसिकली ट्रू फॉल्स वाली वैल्यू रखें, या फिर कुछ भी स्ट्रिंग भी हो, वो अगर ओरिजिनली भी कोई लेटर हो, कोई वर्ड हो, वो सारी चीज़ें ही एज अ स्ट्रिंग हमें रिटर्न होती है हमारे इनपुट फंक्शन के अंदर। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हमने कर लिया, क्लियर हो गया। कैन वी चेंज द डाटा टाइप ऑफ यूजर इनपुट एंड हाउ। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, एक बार आप खुद से सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके। अभी मैं इसका सॉल्यूशन दे रही हूँ, तो मेरे सॉल्यूशन को देखने से पहले आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, एक बारी सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं होता है तो मैं तो हूँ ही आपको बताने के लिए।
हम डाटा टाइप जो है हमारे इनपुट का उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे देखा कि जब हम ना इनपुट लेते हैं अपने यूज़र से, तो वो एज इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग वो जनरेट होता है। हम उसे चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसके आगे बस इंट लगा देते हैं। इंट लगा के हमने अपने ब्रैकेट्स लगाए, ब्रैकेट के अंदर हमने अपना इनपुट फंक्शन लिखा पूरा। अब जब हम इसे प्रिंट कराएंगे, हमने यहाँ पे अपना लिखा 342 सपोज हमने लिख दिया, तो इसका जो हमारी क्लास आ जाएगी यानी कि जो डाटा टाइप आ जाएगा वो आ जाएगा इंटीजर। तो हमने क्या किया, हमने इसे इंट में चेंज कर दिया। अब हमारे पास ये भी एक डाउट हो सकता है कि अगर हमने नाम लिखा, सपोज हमने लिखा गौरिका, और गौरिका करके हमने जब एंटर किया तो ये इनवैलिड आ गया, बिकॉज हमें पता है कि हमारे लेटर्स होंगे वो कभी भी इंटीजर नहीं बन सकते। हमारे नंबर्स जो है, नंबर्स हमारे स्ट्रिंग में चेंज हो सकते हैं, नंबर्स हमारे इंटीजर भी हो सकते हैं, वो स्ट्रिंग में भी चेंज हो सकते हैं। पर जो हमारी स्ट्रिंग है, जो हमारे कैरेक्टर्स है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो होते हैं, लेटर्स जो होते हैं, वो सिर्फ स्ट्रिंग ही होते हैं। उन्हें हम नंबर्स में नहीं बना सकते, उन्हें नंबर्स लिख ही नहीं सकते। इसलिए यहाँ पे एक एरर हमारे पास क्रिएट हो गया कि हमने तो भाई नाम पूछा और हमने यहाँ पे इंट लगा दिया आगे, यानी कि हमें जो हमने पूछा है, जो हमारे यूजर से हमने इनपुट मांगा है, वो चीज़ हमें इंटीजर के फॉर्म में चाहिए, और हमने वहाँ पे लिख दिया गौरिका, जो कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, लेटर है, बेसिकली वर्ड है एक। तो ये इसलिए हमारे पास एरर आ गया। तो जब भी हम इंट लगाते हैं, इंट हम उन केसेस में लगाते हैं इनपुट फंक्शन के बाहर जब हमें एज एंटर करानी हो यूज़र से, या फिर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हमें बेसिकली एंटर करानी हो, तो हम उस केस में इंट लगाते हैं। और अगर हमें नाम वगैरह या कोई ऐसी चीज़ करनी है जो कोई वर्ड हो, जो जिसमें कोई लेटर्स आ रहे हो, अगर हमें लेटर्स वाली कोई भी चीज़ अपने यूज़र से लेनी है इनपुट में, तो हम इंट नहीं लगाएंगे, तो हम नॉर्मली इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू, कोट्स के अंदर है ये वाला 5। अब हम प्रिंट करेंगे जब x प्लस इंट, और इंट जो है हमने y को इंट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो बेसिकली हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये हमारा जो क्वेश्चन है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। हमें x की वैल्यू दी है, ठीक है, हमें y की दी है, हमें प्रिंट कराना है, बेसिकली ये फंक्शन हमें प्रिंट कराना है। हमें देखना है कि इसका जो आउटपुट है वो हमारे पास क्या आएगा। पहले हम थोड़ा सा सोच के देखते हैं कि क्या आ सकता है हमारे पास जो हमारा आउटपुट है। तो x है इक्वल्स टू 5, ठीक है, ये तो इंटीजर है, हमने वेरिएबल को एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए दे दी। अब हमने y के अंदर जो 5 लिखा है वो कोट्स के अंदर है, और हमने पढ़ा था कि कोट्स के अंदर जब भी कोई वैल्यू होती है, चाहे वो नंबर हो या फिर वो कोई लेटर हो, तो वो हमारी कोट्स के अंदर क्या हो जाती है, वो स्ट्रिंग बन जाती है। तो हमारा 5 यहाँ पे y के अंदर जो 5 लिखा है वो हमारा स्ट्रिंग बन गया है। अब हम जब प्रिंट कराएंगे, हमने यहाँ पे वो अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, प्लस हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है ना, तो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं प्लस का। हम प्लस क्या कर रहे हैं, अपनी वैल्यूज़ हम प्रिंट में वैल्यूज़ प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं बेसिकली x की वैल्यू और y की वैल्यू। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड नहीं कर सकते नॉर्मली, वो एक एरर क्रिएट कर देगा। क्यों? क्योंकि हमारी x की वैल्यू जो है वो एक इंटीजर है, और यहाँ पे y की वैल्यू कोट्स के अंदर है, तो कोट्स की वजह से वो स्ट्रिंग बन रही है। और इंटीजर और स्ट्रिंग हम ऐड ही नहीं करा सकते, दोनों का डाटा टाइप ही अलग है, हम कैसे ऐड कराएंगे उन्हें। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इंट लगाया है y के आगे, ताकि हम उसे चेंज कर सके इंटीजर में। हम अपनी y को, जो y की वैल्यू है, उसे इंटीजर में चेंज कर सके, इसलिए हमने यहाँ पे आगे इंट लगा दिया। अब हम इसे करके देखते हैं सॉल्व। x इक्वल्स, सॉरी, इसे कमेंट आउट कर देते हैं, इसे भी कमेंट आउट। यहाँ पे लिखते हैं x इक्वल्स टू है हमारे पास 5, y इक्वल्स टू है हमारे पास कोट्स के अंदर 5। अब हम प्रिंट कराएंगे x प्लस y प्लस y
और y क्या है, इंट लिखा है हमने, इंट, और y हमारा ब्रैकेट के अंदर है। बेसिकली ये है हमारे पास। अब अगर हम इसे प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 10। अब ये 10 कैसे आया, जो मैंने अभी बताया कि y हमारा यहाँ पे अभी स्ट्रिंग है, मतलब y के अंदर जो 5 है वो स्ट्रिंग है बेसिकली, और x के अंदर जो हमारे पास 5 है वो इंटीजर है। और स्ट्रिंग और इंटीजर ऐड नहीं हो सकते बिकॉज दे बोथ आर डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो हम जब प्रिंट करा रहे हैं, इन दोनों का सम हमें प्रिंट कराना है, तो हम नॉर्मली अगर देखें तो 5 + 5 = 10, बट हमें यहाँ पे कैसे प्रिंट कराएंगे, हमने नॉर्मली x प्लस किया, प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है तो x को प्लस किया इंटीजर y के साथ। इंट y लगाने से क्या हुआ, हमारे y का जो डाटा टाइप है वो चेंज हो गया इंटीजर में। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इंट लगाया y के बाहर, ताकि हम अपनी y की जो वैल्यू है उसे इंटीजर बना सके, क्योंकि वो पहले स्ट्रिंग थी। तो इंटीजर वैल्यू बन के वो हमारे x के साथ ऐड हो गई और हमारे पास आंसर आ गया 10। आई होप आपको यहाँ तक के क्वेश्चंस आसानी से समझ आए होंगे और आप शायद कर भी पाए होंगे इजीली। अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस बहुत आसान लग रहे होंगे। अगर नहीं भी लग रहे हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 बार सॉल्व करो, 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको समझ आने लग जाएगी धीरे धीरे चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी प्रिंटेड इफ वी यूज नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर नेम, कॉमा प्रिंट टाइप ऑफ नेम। तो हमें देखना है कि हमने ना यहाँ पे क्या लिया है बेसिकली। एक हम इसे सॉल्व करके देखते हैं, एक बार आप खुद से सॉल्व करो, मैं भी यहाँ पे सॉल्व करा रही हूँ। तो ये हमने किया कमेंट आउट, हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमने लिया है एक नेम वेरिएबल बनाया है जिसमें हम इनपुट ले रहे हैं अपने यूजर से। हम बोल रहे हैं कि आप अपना नाम एंटर करो, कराना है टाइप, कि हमारे जो यूज़र ने इनपुट दिया है अपना नाम, उसका टाइप क्या है। बहुत ही बेसिक सा कोड है। हम यहाँ पे अपना नेम वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम इनपुट लेंगे यूज़र से उनका नाम, इनपुट हम लिखेंगे एंटर योर नेम, देन हम प्रिंट कराएंगे टाइप ऑफ नेम। जब हम अपने कोड को रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये पूछेगा हमारा नाम, हम लिख देते हैं गौरिका, एंटर किया तो हमारे पास क्लास आ गई स्ट्रिंग, विच मीन्स कि हमारा जो डाटा टाइप है वो होगा स्ट्रिंग। तो ये चीज़ तो मैंने पहले भी बताई ही थी कि हमारे जो भी हम इनपुट फंक्शन जब यूज़ करते हैं तो उसके अंदर की वैल्यू ऑलवेज स्ट्रिंग होती है। अगर हम उसे चेंज करना चाहते हैं टू इंटीजर तो हम यहाँ पे नॉर्मली इंट लगा देते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल द आउटपुट ऑफ 10/3 बी एन इंटीजर और अ फ्लोट। तो ये क्वेश्चन अभी हम करते हैं, इसे करते हैं कमेंट आउट। हमने एक वेरिएबल बनाया सबसे पहले तो, जिसमें हमने वैल्यू लिखी 10। देन हमने बी वेरिएबल बनाया जिसमें हमने वैल्यू लिखी 3। थोड़ा सा इसे और जूम इन करते हैं, बस। अब हमने एक सी वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने लिखा, या फिर चलो ठीक है सी ही रखते हैं, हम लिखेंगे a डिवाइड बाय b। हम इसे स्लैश भी बोलते हैं, तो a/b विच मीन्स डिवाइड। अब हम प्रिंट कराएंगे c को, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3.3333। ये हमारे पास आंसर आया। जो हमारा ये स्लैश होता है, इस स्लैश का मतलब क्या होता है, सॉरी, तो इस स्लैश का बेसिकली मतलब क्या होता है, ये स्लैश ना नॉर्मल डिवाइड करता है और हमें फ्लोट के उसमें नंबर देता है। मतलब जो हमारा आउटपुट होता है वो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है। अगर हम इसका टाइप प्रिंट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, जो कि डेसिमल वाला नंबर है बेसिकली।
बट स्टिल अगर हमें प्रिंट कराना है इसका टाइप, तो हम टाइप प्रिंट कराएंगे टाइप ऑफ सी, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्लोट सी, इसकी क्लास क्या आ गई फ्लोट, तो ये फ्लोट है, ठीक है, ये नंबर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो अब हमारे पास ना एक ये भी चीज़ होती है कि हम यहाँ पे अगर डबल स्लैश लगा देंगे ना, और डबल स्लैश लगाने के बाद अगर हम इसे प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारी जो ये वैल्यूज़ है ना पीछे के पॉइंट के बाद वाली जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी हट जाएंगी और आंसर हमारा फ्लोट में नहीं स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा। अब अगर हम इसे रन करके देखें तो देखो हमारे पास जो 3 था पॉइंट से पहले वाला नंबर, हमारे पास सिर्फ वो प्रिंट हुआ, बट उसके बाद वाला जो नंबर था, जो उसके बाद वाले नंबर्स थे 0.333, तो वो सारे नंबर्स हट गए हैं और सिर्फ पॉइंट के पहले वाली चीज़ ही प्रिंट हुई है और ये इंटीजर की फॉर्म में आ गया, फ्लोट को इसने इंटीजर की फॉर्म में लिख दिया। तो ये डिफरेंस होता है सिंगल स्लैश और डबल स्लैश का। सिंगल स्लैश में हमारा जो नंबर्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं नॉर्मली, और हमारा जो आउटपुट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट आता है, ठीक है। बट जब हम बैक स्लैश डबल स्लैश यूज़ करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो स्ट्रिंग की इंटीजर की फॉर्म में आता है। अगर हमारे पास इक्वेशंस ऐसी बन रही है ना कि हमारा आंसर फ्लोट ही आएगा, तो भी वो उस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा बाय रिमूविंग ऑल द डिजिट्स आफ्टर पॉइंट। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमने कर लिया 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन इज विल दिस प्रोड्यूस एन एरर और आउटपुट। तो हमें ये देखना है कि ये जो हमारा कोड है ये एक एरर जनरेट करेगा या फिर इसमें हमें नॉर्मल आउटपुट मिल जाएगा। तो हमारा कोड क्या है, एज वेरिएबल हमने बनाया जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर कराई है 20। देन हमें प्रिंट करना है माई एज इज प्लस एज। इस पूरे को हम कर लेते हैं पहले सिलेक्ट कमेंट आउट। तो इसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो एक एज नाम का वेरिएबल हमने बनाया, ठीक है, उसके अंदर लिख दी हमने वैल्यू 20। अब अगर हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट हमने लिखा अगर माई एज इज, एंड देन अगर हमने प्लस का साइन लगाया और हमने एज लिखा, तो आपको लग रहा होगा कि प्लस एज चलो ठीक है, ये शायद 20 आ जाएगा, ये लाइन शायद हमारे पास माई एज इज 20 आ जाएगी, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है माई एज इज, ये एक स्ट्रिंग है। ऐड जो हम कर रहे हैं, प्लस ऑपरेटर जो लगा रहे हैं, ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है, जो कि हमने पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में। अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है प्लस, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज़ किया। अर्थमेटिक ऑपरेटर की हेल्प से हम प्लस करा रहे हैं, ऐड करा रहे हैं दो वैल्यूज़ को, और दो वैल्यूज़ क्या हैं, एक हमारी स्ट्रिंग की फॉर्म में, एक हमारी इंटीजर की फॉर्म में। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी एक में बताई थी कि दो अलग अलग डाटा टाइप्स है ना, जब तो हम उन्हें ऐड नहीं करा सकते हैं। तो हमें ऐड कराने के लिए दोनों की जो वैल्यू है वो सेम डाटा टाइप में चाहिए होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसे ऐसे ही प्रिंट कराते हैं ना तो एरर आएगा। देखो ये देखो यहाँ पे हमें एरर मिल गया, कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट मीन्स इंटीजर टू स्ट्रिंग। इसका मतलब वही कि हम अपने स्ट्रिंग के साथ सिर्फ स्ट्रिंग को ही ऐड करा सकते हैं, इंटीजर के साथ सिर्फ इंटीजर को ही ऐड करा सकते हैं। ऐसे नहीं कि स्ट्रिंग के साथ इंटीजर को ऐड करा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम एज को करेंगे str में कन्वर्ट। str इज स्ट्रिंग, तो हमने अपनी एज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर हम कोड रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा माई एज इज 20। तो ये कैसे हुआ, हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर लगाया, माई एज इज एक स्ट्रिंग है, हमने एज की जो वैल्यू है 20 उसे भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और उसे ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक द यूजर्स नेम एंड एज एज इनपुट एंड प्रिंट हेलो द नेम यू आर डैश ईयर्स ओल्ड। तो हम यहाँ पे अपने यूजर से इनपुट लेंगे, तो इसे कमेंट आउट कर लेते हैं।
हमने पहले नेम अपना एक वेरिएबल बना लिया। इसमें हमें इनपुट चाहिए यूज़र से, उनका नाम, एंटर योर नेम। देन हम अपनी एज लेंगे यूज़र से कि उनकी एज क्या है, और एज हम लेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, बिकॉज एज तो नंबर होती है, तो नंबर के लिए हम इनपुट, जब हम इनपुट जो फंक्शन है हमारा उसे, वो तो स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है जो कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को, तो उसको हमें स्ट्रिंग से इंटीजर में चाहिए होगा ना, क्योंकि एज तो कभी भी स्ट्रिंग के फॉर्म में थोड़ी हो सकती है, वो तो इंटीजर की फॉर्म में ही होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे पहले ही इंट लगा रहे हैं ताकि हमारा जो इनपुट होगा, एज जो हम इनपुट लेंगे वो इंटीजर की फॉर्म में आए। अब यहाँ पे हम कर देंगे एंटर योर एज। अब हम प्रिंट करेंगे लाइन, हम यहाँ पे यूज करेंगे एफ स्ट्रिंग का, जो कि मैंने आपको बताया था। एफ स्ट्रिंग बहुत ही आसान होती है, ये ऐसी चीज़ों में काम आती है कि जहाँ हमें नेम एक वेरिएबल है, हमें वेरिएबल को यूज़ करना है ना, उस जगह पे हमें बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं अपना कोड एफ स्ट्रिंग की हेल्प से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोड अपना, इसके अंदर हम लिखेंगे हेलो, यहाँ पे हमारा लिखेंगे नेम वेरिएबल, देन हम लिखेंगे यू आर, हम यहाँ पे अपना एज वाला वेरिएबल लगाएंगे, ईयर्स ओल्ड। हमने यहाँ पे क्या किया, एफ स्ट्रिंग बनाई, ठीक है। एक सेकंड गाइस, हाँ तो हम कहाँ थे, तो हमने यहाँ पे अपनी एफ स्ट्रिंग लिखी, ये क्या हो रहा, ओह सॉरी, यहाँ पे ये ब्रैकेट्स लेंगी, हाँ। तो हमने यहाँ पे अपना नेम इनपुट लिया यूज़र से, उनका नाम मांगा, ठीक है। हमने फिर एक एज वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने इनपुट लिया यूज़र से उनकी एज, और उसे हमने इंट में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज हमारा इनपुट जो है वो इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू को ही रिटर्न करेगा, इसीलिए हमने इंट लगा दिया ताकि हमारी एज जो है वो इंटीजर की फॉर्म में आ जाए। देन हमने प्रिंट किया, प्रिंट में हमने एफ स्ट्रिंग यूज़ की अपनी, और एफ स्ट्रिंग यूज़ करके हमने ये कोड लिखा यहाँ पे। एफ स्ट्रिंग यूज़ करने से हमारे पास क्या फ़ायदा हुआ कि हमें बार बार अपने कोट्स को नहीं लगाना पड़ा, बार बार कोट्स को, जैसे अब हम एफ स्ट्रिंग नहीं लगाते तो हमें हेलो को कोट्स में लिखना पड़ता, देन कॉमा लगाना पड़ता, देन ऐड करना पड़ता, देन ये सारी चीज़ें होती है मतलब। तो इस वजह से हमने एफ स्ट्रिंग यूज़ की ताकि हमें बार बार अपने कॉमाज ना लगाने पड़े, अपने कोट्स ना लगाने पड़े, और बहुत ही आसानी से हम जल्दी से एक ही लाइन ऑफ कोड में अपनी सारी चीज़ें लिख सकें। तो जब हम रन करेंगे कोड अपना, तो यहाँ पे हमसे नाम पूछा, नाम हम एंटर करेंगे गौरिका, एज पूछी हमने एंटर की 87। अब हमारे पास ये लाइन आ गई प्रिंट होके, हेलो गौरिका यू आर 87 ईयर्स ओल्ड। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, टेक 2 नंबर्स एज इनपुट एंड प्रिंट देयर सम। तो वही दोबारा से इनपुट वाले फंक्शन का ही यूज़ करेंगे, हम इस सबको कर लेंगे कॉमेंट आउट, एंड हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 हमें नंबर्स लेने हैं इनपुट यूज़र से, एंड उसके बाद हमें उसका सम प्रिंट कराना है। तो हम ले लेंगे हम ले लेंगे num1, हम अपना फर्स्ट नंबर के लिए वेरिएबल बनाएंगे, उसमें हमने इंट ले लिया बिकॉज हम नंबर इनपुट ले रहे हैं ना यूज़र से, तो हम इंट लेंगे। इनपुट में हमने लिया एंटर फर्स्ट नंबर, देन हमने क्या किया, वेट, ये चीज़ मैंने कैसे की, मैंने पूरी एक लाइन को कॉपी कर दिया नीचे। तो ये चीज़ किससे हुई, एक शॉर्टकट होता है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डाउनवर्ड जो की होती है, पेज डाउन पेज अप वाली की, तो इनको मैंने यूज़ करके ये कॉपी कर दी एक लाइन,
लाइन ऑफ कोड बेसिकली कॉपी हो गया। तो ये जो आप शॉर्टकट्स है ना, इन पे फ़िलहाल ध्यान मत दो। मैं इन शॉर्टकट्स के ना आपको एक शॉर्ट वीडियो जनरेट करके दे दूँगी, शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी मैं कुछ दिन में। उसमें आपको सारे के सारे मैं ये शॉर्टकट्स बता दूँगी, तो इसकी अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, अब हमें क्या करना है, हमें प्रिंट कराना है सम। तो हम अपना सम नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम सम करेंगे num1 प्लस num2। तो हमने अब क्या करना है, हमें अब प्रिंट कराना है अपना सम। तो जब हम प्रिंट कराएंगे अपना सम, तो हमसे ये इनपुट में पूछेगा, हमसे पूछेगा कि हम अपना कोई नंबर डालें। तो हमने 45 डाल दिया, हमने एक 87 डाल दिया। अब हमारे पास यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है उसमें हमारे पास इनका सम आ गया 132। तो ये बहुत ही आसानी से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। हमने सबसे पहले नम नाम का वेरिएबल बनाया, num1 नाम का। उसमें हमने इंटीजर मतलब अपना इनपुट लिया बेसिकली यूज़र से, उसे हमने इंट लगा के इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि हमारा इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग जनरेट करता है, डाटा टाइप स्ट्रिंग होता है जो भी इनपुट में हम वैल्यू इनपुट लेते हैं यूज़र से। सेम एज हमने सेकेंड नंबर अपने यूज़र से इनपुट लिया, उसे इंट में कन्वर्ट कर दिया। हमने अपना सम नाम का एक थर्ड वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने num1 और num2 की वैल्यू को ऐड कर दिया, और हमने अपना नॉर्मली सम प्रिंट करा दिया, विच मीन्स हमने नंबर 1 और नंबर 2 को सम कर दिया है। अब इसके बाद हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। टेक अ नंबर एज इनपुट एंड प्रिंट इट्स स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें स्क्वायर करना है, एक नंबर इनपुट लेना है और हमें उसका स्क्वायर करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे, एक नंबर इनपुट लेंगे। तो नम नाम का हमने वेरिएबल बनाया, नंबर इनपुट लेना है, तो हमने इंट यूज़ किया है क्योंकि हमें नंबर चाहिए इनपुट में। तो हम यहाँ पे इनपुट यूज़ करेंगे। इनपुट हम लिखेंगे एंटर योर नंबर, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा एंटर योर नंबर। देन हम क्या करेंगे, हम अपना स्क्वायर नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। स्क्वायर वेरिएबल में हम क्या करेंगे, नम स्टार नम। इसे हम स्टार भी कह सकते हैं या फिर नॉर्मली हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यही यूज़ करते हैं। तो हम इसे स्टार कहें, मल्टीप्लिकेशन कहें, कुछ भी हमारी मर्जी है वो। तो हम इसे स्टार कह लेते हैं फिलहाल। तो हमने नम स्टार नम कर दिया। ये क्या करेगा कि स्क्वायर हम क्या करते हैं, दो नंबर्स को, मतलब अगर 4 का स्क्वायर करना है तो 4 × 4 ही तो करेंगे, तभी तो हमें 4 का स्क्वायर मिलेगा। तो सिंगल स्टार हम इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि हमें स्क्वायर निकालना हो, मतलब नॉर्मली मल्टीप्लाई करना हो, तो हम ऐसे करके अपना स्क्वायर निकाल लेंगे। नाउ हम प्रिंट करेंगे अपने स्क्वायर को, हम अपने स्क्वायर को प्रिंट कर देंगे। तो हमारे पास ये हमसे इनपुट लेना चाहेगा कोई, हम ले लेते हैं चलो 5। तो हमारे पास 25, 5 का स्क्वायर आ गया 25। तो हमें इसने प्रिंट करके दे दिया। अब एक और चीज़ है कि हम ना जब डबल स्टार लगाते हैं, उसका मतलब होता है कि वो जब हमें वो लेना होता है ना, पावर में कोई चीज़ लेनी होती है, कोई नंबर पावर में चाहिए होता है, तब हम डबल स्टार लगाते हैं। सपोज हमें चाहिए 4 की पावर 5, तो उस चीज़ के लिए हम डबल स्टार लगाएंगे। उस चीज़ के लिए हम सिंगल स्टार नहीं लगा सकते, क्योंकि सिंगल स्टार का मतलब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होता है और पावर के लिए हम डबल स्टार यूज़ करते हैं। तो ये एक नोट करने वाली बात थी। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो अलग से छोटी छोटी चीज़ों के, तो आप ये नोट कर लेना। नाउ हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आस्क द यूज़र फॉर देयर बर्थ ईयर एंड कैलकुलेट देयर करंट एज। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करने के लिए कहा गया है, हमें कहा है कि आस्क द यूज़र फॉर देयर बर्थ ईयर एंड कैलकुलेट देयर करंट एज। तो हमें अपने यूज़र से उनका बर्थ ईयर पूछना है और उनकी करंट एज कैलकुलेट करनी है। तो ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम अपना एक वेरिएबल नेम बनाते हैं। सपोज बर्थ ईयर के नाम से हमने एक अपना बनाया वेरिएबल नेम क्रिएट किया, जिसके अंदर हम अपने यूज़र से लेंगे इनपुट,
उनकी एज हमने इनपुट लेनी है बेसिकली। एंटर योर एज, और हमें ये चाहिए, ये इंटीजर चाहिए, हमें एज इंटीजर होनी चाहिए ना, तो हम इसे इंट ले लेते हैं, मतलब इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंट फंक्शन यूज कर लेंगे इनपुट के आगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, करंट ईयर अपना लेंगे। करंट ईयर हमारा चल रहा है 2026, तो करंट ईयर में एक वेरिएबल हमने बना लिया करंट ईयर नाम से, जिसमें हमने वैल्यू लिखी है 2026। उसके बाद हमने एक एज नाम का हम वेरिएबल बनाएंगे, जिसके अंदर हम लिखेंगे अपना करंट ईयर माइनस बर्थ ईयर। आफ्टर दैट जब हम अपना प्रिंट करेंगे एज, तो हमारे पास एज निकल के आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे क्या किया मैं वो आपको बताती हूँ। हमने यहाँ पे सबसे पहले अपने यूजर से इनपुट लिया उनकी एज, ठीक है, और वो एज हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दी बाय यूजिंग इंट फंक्शन इनसाइड द आउटसाइड द इनपुट फंक्शन, ठीक है। तो हमने उसके बाद क्या किया, एक नया वेरिएबल बनाया करंट ईयर नाम से, और उसके अंदर हमने लिखा 2026 विच इज आवर करंट ईयर। उसके बाद हमने एक नया वेरिएबल बनाया एज के नाम से, जिसके अंदर हमने अपने करंट ईयर की जो वैल्यू है 2026 उसे माइनस किया बर्थ ईयर के साथ, जो कि हमारे यूजर हमें एंटर करके देगा। फिर हमने प्रिंट कर दिया एज। तो अब जब हम इसे रन करेंगे इस कोड को, तो हमारे पास आंसर क्या, हमें एज एंटर करनी पड़ेगी। एंटर योर एज, सॉरी एंटर योर एज नहीं, एंटर योर बर्थ ईयर, एंटर योर बर्थ ईयर। हाँ, तो ये करना था। यहाँ पे हमने क्या किया, एंटर योर बर्थ ईयर इनपुट, देन यहाँ पे हमने बर्थ ईयर लिया, इनवैलिड रिटर्न फॉर इनपुट फॉर बेस 10। वही मैं सोच रही कि यहाँ पे कोई एरर नहीं दिख रहा। वो कभी कभी हो जाता है कि ये किसी पुरानी चीज को देख के यहाँ पे शायद कर देते हैं, एरर दिखा देते हैं। तो कोई एरर नहीं था, वो बेसिकली वो थोड़ी सी चीज थी, और उसे हम चेंज मैंने किया। एंटर योर एज की जगह मैंने एंटर योर बर्थ ईयर लिख दिया। फिलहाल अभी जो ओरिजिनली लिखना चाहिए था मैंने वही लिखा है, बट इसने एरर दिखा दिया, वो कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ पे जब हमने अपना कोड रन किया तो एंटर योर बर्थ ईयर आ गया। तो हमें अपना बर्थ ईयर, सपोज हमने लिखा, हम क्या लिखे, हम लिखते हैं 1999 हमने लिख दिया, ठीक है। तो इसने क्या किया, 1999 हमने बर्थ ईयर लिखा, तो इसने करंट ईयर जो है 2026 उसमें से 1999 को माइनस कर दिया और करंट एज क्रिएट कर दी 27। तो इस तरह से हमारा ये कोड वर्क करेगा, और इस तरह से हमने अपनी करंट एज निकाल दी। तो हमने अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जो फर्स्ट लेक्चर के, वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में जितने भी टॉपिक्स पढ़े थे हमने उसके ऊपर सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, बेसिक क्वेश्चंस, ये देखने के लिए कि हमने जो पढ़ा था क्या वो हमें याद है या नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम अब पढ़ने वाले हैं वो है हमारा स्ट्रिंग। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर। थोड़ा सा इसे मैं बड़ा कर लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं अब स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। नाउ स्ट्रिंग इज अ डाटा टाइप इन पाइथन। जैसे कि हमने देखा ही था कि डाटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं, इंटीजर होते हैं, बुलियन होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो उसमें से ही एक स्ट्रिंग है जिसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो स्ट्रिंग इज अ डाटा टाइप विच वी ऑलरेडी नो। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज्ड इन कोट्स। हमें पता है कि स्ट्रिंग जब कब क्रिएट होता है, जब हम किसी भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को कोट्स में लिखते हैं। अब हम अपने नंबर्स को भी कोट्स के अंदर जब लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाती है। ये चीज़ हमने ऑलरेडी देख ली है सारी। हम अपने स्ट्रिंग को 3 टाइप से लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसको ना कमेंट आउट कर लेते हैं, इस पूरे को हम कर लेते हैं कमेंट आउट।
नाउ हम अपने आगे बढ़ते हैं। एक ए नाम का वेरिएबल हमने बनाया, उसके अंदर सिंगल कोट्स लगा के हम लिखेंगे, सपोज हमने लिख दिया गौरी। उसके बाद हमने अपना बी नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने डबल कोट्स लगा के गौरी लिखा। उसके बाद हमने सी नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने ट्रिपल कोट्स लगा के लिखा गौरी। अब अगर हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट ए, देन हमें ये 3 चाहिए थी, इसलिए हमने यहाँ पे प्रिंट सी, यहाँ पे प्रिंट बी। मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट की यूज़ की है जो मैं आपको शॉर्ट वीडियो एक बनाऊंगी उसमें बता दूंगी। तो यहाँ पे शॉर्टकट की यूज़ करके मैंने ये शिफ्ट ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डाउनवर्ड की उसे यूज़ करके सेम लाइन ऑफ कोड को जनरेट कर लिया 3 बार। ठीक है, तो वो अलग बात हो गई, शॉर्टकट की वाली साइड चले गए वो सब। नाउ हम यहाँ पे अगर करें प्रिंट ए, प्रिंट बी एंड प्रिंट सी, तो तीनों ही चीज़ें हमें क्या देगी? तीनों ही चीज़ें हमें गौरी 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 दे रही है। ठीक है, हम अगर इनका टाइप प्रिंट करवाएंगे तो इनके टाइप के अंदर भी हमें क्या मिलेगा? ये तीनों का टाइप स्ट्रिंग ही होगा। यहाँ पे अगर हम लिखे टाइप, इसका हमने टाइप लिखा, ठीक है, इसका भी हम लिखते हैं टाइप, और सी को भी हम सी का भी टाइप प्रिंट कराएंगे। अब अगर हम रन करेंगे अपना कोड तो हमें तीनों के टाइप क्या मिल गए? स्ट्रिंग। तो तीनों के तीनों जो हमारे ये तीनों हमने लिखे थे, जो गौरी नाम लिखा था, ये तीनों ही स्ट्रिंग है। सिंगल कोट्स में लिखो, डबल कोट्स में लिखो या ट्रिपल कोट्स में लिखो, वो स्ट्रिंग ही बनता है। तो ये बेसिक सा रूल था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपने मेथड्स जो हम स्ट्रिंग में अप्लाई करते हैं। एक और चीज़ मैं बताती हूँ कि स्ट्रिंग हमारी इम्यूटेबल होती है। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम स्ट्रिंग पे कोई भी फंक्शन अप्लाई करते हैं, फंक्शंस मतलब ये जो मेथड्स हैं, बेसिकली हमारे जो भी मेथड्स हम स्ट्रिंग पे लगाते हैं, तो उन मेथड्स को लगाने के बाद जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है ना, वो एज इट इज रहती है, और जो कोड है वो एक न्यू स्ट्रिंग को क्रिएट कर देता है, और उसमें हमारे जो डिजायर्ड ऑपरेशंस है, जो डिजायर्ड फंक्शंस है, वो परफॉर्म होते हैं। मैं दोबारा बता देती हूँ, स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल होती है, मतलब ओरिजिनल स्ट्रिंग कभी भी चेंज नहीं होती है। ओरिजिनल स्ट्रिंग की जगह हमारी एक नई स्ट्रिंग क्रिएट हो जाती है जिसके अंदर हमारे सारे फंक्शंस जो मेथड्स हैं वो सारे अप्लाई होते हैं, बट ओरिजिनल जो स्ट्रिंग है वो एज इट इज रहती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हम, चलो ठीक है, ये इसको ना इतने को एक बार कमेंट आउट करते हैं, नहीं तो छोड़ो, इसे ऐसे ही रहने देते हैं एक बार। चलो कर लेते हैं, एक बार कमेंट आउट करते हैं, नई नई स्ट्रिंग बनाते हैं, नया वेरिएबल बनाते हैं। हमने दोबारा से एक ए नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग लिख दिया, स्ट्रिंग क्रिएट की हेलो वर्ल्ड नाम से। हमने हेलो वर्ल्ड लिखा एक वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब हमने इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इस पे अगर मेथड लगाएं, यहाँ पे मेथड्स पढ़ते हैं हम। यहाँ पे मेथड्स में सबसे पहला मेथड है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अ स्ट्रिंग कैन बी स्लाइस्ड इन पाइथन टू गेट अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पे स्लाइसिंग लगाएं अगर, सबसे पहले स्लाइसिंग क्या होता है? देखो, स्लाइसिंग ना इंडेक्सिंग होती है। बेसिकली हम ना इंडेक्सिंग यूज करते हैं। स्लाइसिंग में हम अपने पूरे स्ट्रिंग का एक छोटा सा पार्ट यूज करते हैं, एक छोटा सा एक पार्ट साइड में रख के निकालते हैं, तो वो होती है स्लाइसिंग। जस्ट लाइक हम एप्पल्स की स्लाइसिंग करते हैं, तो ऐसे ही होता है स्लाइस। अब हमारे जो स्ट्रिंग होती है वो उसमें ना इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से शुरू होती है, विच मीन्स एच जो है वो 0th इंडेक्स पे होगा, देन ई विल बी ऑन फर्स्ट इंडेक्स, ऐसे ही चलता रहेगा आगे तक। 0 1, जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है आप वहाँ पे एक बार देखो, तो एच यहाँ पे 0 इंडेक्स होगा, देन 1 2 3 4, और जो स्पेस होगा वो भी एक इंडेक्स कवर करेगा। उसको हम अगर हमने स्पेस कहीं पे यूज किया है, हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के बीच में स्पेस यूज किया है, तो यूं नहीं है कि वो स्पेस को हम खाली छोड़ देंगे, उसका कोई इंडेक्स नहीं होगा, उसका भी इंडेक्स होगा।
किसी भी कुछ भी हमने जो लिखा है ना, इस कोट्स के अंदर जो हमने चीज लिखी है उन सब का इंडेक्स होगा। इवन जो लास्ट वाला ये स्पेस हमने क्रिएट किया है इसका भी एक इंडेक्स होगा, जो कि 0 से शुरू होगा। 0 1 2 3 4, फिफ्थ इंडेक्स पे हमारा ये वाला स्पेस है। देन 6 7 8 9 10 एंड 11th इंडेक्स पे हमारा सेकंड स्पेस है। तो ये हमारी इंडेक्सिंग हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कैसे करते हैं। स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करने के लिए ना हम क्या करते हैं, हमने ये स्ट्रिंग बनाई, ठीक है। अब हमें हमारे ना स्ट्रिंग की स्लाइसिंग में बेसिकली होता है एक स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, एक एंडिंग इंडेक्स होता है। तो मैं अभी बताती हूँ आपको। तो हमने मान लो स्लाइसिंग करके एक SL करके हमने एक वेरिएबल बना दिया शॉर्ट में, ठीक है। तो इसके अंदर हम हमारा जो वेरिएबल नेम है वो लिखेंगे, देन हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स, ठीक है। मैं अभी समझाने के लिए लिख रही हूँ, हमें ऐसे नहीं लिखना, मैं जस्ट एक वैसे मतलब वे में बता रही हूँ कि क्या होता है। यहाँ पे लिखते हैं हम एंडिंग इंडेक्स। तो इसका मतलब क्या है, जब हम स्लाइसिंग करते हैं ना, तो हम स्लाइसिंग में कैसे करते हैं, हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, अपना ये वेरिएबल बनाया, इसके अंदर हमने ये स्ट्रिंग क्रिएट की है हेलो वर्ल्ड नाम से। अब हमें इसकी स्लाइसिंग करनी है कि हमें ना इसका कुछ एक पार्ट चाहिए, मान लो WOR सिर्फ हमें चाहिए, हमें WOR को ही प्रिंट कराना है, या फिर किसी भी कोई भी ना एक छोटा सा पार्ट है जो इस स्ट्रिंग का, उसे हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। तो उसके लिए हम स्लाइसिंग यूज करते हैं। तो स्लाइसिंग के लिए हमने एक सेकंड वेरिएबल बना लिया SL नाम से। सपोज हमारे वेरिएबल्स का नाम कुछ भी हो सकता है, तो SL नाम से हमने अपना सेकंड वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम स्लाइसिंग कर रहे हैं A वेरिएबल की। A वेरिएबल हमने यहाँ पे A लिखा। हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें A के अंदर जो स्ट्रिंग है उसकी स्लाइसिंग करनी है। देन हमने यूज किया अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा स्टार्टिंग इंडेक्स कॉलन एंडिंग इंडेक्स, यहाँ पे आएगा एंडिंग इंडेक्स। तो स्टार्टिंग इंडेक्स कॉलन एंडिंग इंडेक्स, इसका मतलब क्या है कि हमें क्या लिखना होता है, हम जब स्लाइसिंग करते हैं तो हमें यहाँ पे लिखना होता है अपना कौन से इंडेक्स से हम शुरुआत करना चाहते हैं, यानी कि कहाँ से कहाँ तक के हमें स्लाइस्ड चाहिए, कहाँ से कहाँ तक की स्लाइस हमें चाहिए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स लिखेंगे, एंडिंग इंडेक्स लिखेंगे, और जब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास एक नई आउटपुट में क्या आएगी, एक नई स्ट्रिंग आएगी जो कि क्या होगी, स्लाइस्ड स्ट्रिंग होगी। अब हम इसे करके देखते हैं, हम इसे हटा देते हैं, ये मैंने जस्ट एग्जांपल समझाने के लिए मतलब लिखा हुआ था। स्टार्टिंग इंडेक्स सपोज हमने लिखा है 0, हम 0 से शुरू करना चाहते हैं और हम चाहते हैं 4 तक जाना। अब अगर हम प्रिंट कराएं प्रिंट SL, तो जब हम प्रिंट कराएंगे हमारे पास आ जाएगा हेल HELL, विच मीन्स 0 से हमारा शुरू हुआ था 0 1 2 3 4। इसमें एक और चीज होती है कि जो एंडिंग इंडेक्स है ना वो इंक्लूड नहीं होता है। स्टार्टिंग वाला इंडेक्स तो इंक्लूड होता है बट एंडिंग वाला इंक्लूड नहीं होता। तो ओ इसीलिए ही नहीं आया बिकॉज वो एंडिंग इंडेक्स पे था, यानी कि 4th नंबर पे था, और एंडिंग इंडेक्स स्लाइसिंग करते हुए कभी भी इंक्लूड नहीं होता है हमारे आंसर में। इसीलिए हमारा हेल प्रिंट हुआ, हेलो प्रिंट नहीं हुआ पूरा। अगर हमें पूरा हेलो प्रिंट कराना होता तो हम 5 लिखते तो हमारा हेलो प्रिंट हो जाएगा, हमारा हेलो प्रिंट होके आ गया। जरूरी नहीं है कि हम शुरू जो है वो 1 से ही करें, हम 2 से भी शुरू कर सकते हैं। तो क्या होगा, सेकंड इंडेक्स जो है उधर से लेके 5th इंडेक्स के एक पहली वाली वैल्यू, क्योंकि 5th इंडेक्स तो काउंट होगा नहीं, एंडिंग इंडेक्स काउंट नहीं होता, तो यानी कि उससे एक पहले वाली वैल्यू क्या कौन सी होगी, 4th इंडेक्स वाली। तो सेकंड इंडेक्स से लेके 4th इंडेक्स वाली वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम जब प्रिंट करेंगे तो LLO हमारा जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो दिस इज स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग के बाद अब ना इसमें और भी चीजें होती है, वैसे तो और भी फंक्शंस है, जैसे कि
स्लाइसिंग विथ स्किप वेरिएबल। अब स्लाइसिंग हमने कर ली, ठीक है। हमें अगर मान लो ऐसा करना है कि हमें ना स्लाइसिंग तो करनी है बट हमें बीच बीच के कुछ जो लेटर्स है ना वो छोड़ने हैं, तो उसके लिए हम करते हैं स्लाइसिंग विद स्किप वेरिएबल। वेरिएबल नहीं, सॉरी, वैल्यूज। तो यहाँ पे हम स्किप वेरिएबल वाला फंडा कैसे, स्किप वैल्यूज वाला फंडा कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे एक और कॉलन लगाया, हमने लिखा 2। अब इसका मतलब क्या है, हमने सेकंड इंडेक्स से शुरू कर, ये हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है, ठीक है। ये हमारा 5 जो है ये हमारा एंडिंग इंडेक्स है, यानी कि हमें फिफ्थ इंडेक्स से एक पहले वाली वैल्यू, क्योंकि एंडिंग वाला इंडेक्स तो होता ही नहीं ना काउंट, तो इससे एक पहली वाली वैल्यू तक हमें अपना चाहिए स्लाइस। और जो यहाँ पे कॉलन लगा के हमने एंड में 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमें दो दो के गैप पे चाहिए। तो अब जब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, LO। इसे ना मैं 0 से लेके एक बार दिखाती हूँ, 0 से 8th इंडेक्स तक दिखाती हूँ अच्छे से समझाने के लिए। तो यहाँ पे देखो HLOW, ये कैसे आया, हमें 8th तक चाहिए था, 0 से लेके 8th तक, यानी कि 7th तक बेसिकली, क्योंकि 8th तो लास्ट इंडेक्स है, वो तो काउंट होना नहीं है, उससे एक पहले वाली वैल्यू 7 तक आएगा। तो 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7, तो O तक आ रहा है, W के बाद O तक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक 7 आ रहा है और 8 यहाँ पे आ रहा है R पे, बट 8th हमें काउंट नहीं करना, हमें 7 तक काउंट करना है, तो यहाँ तक आएगा। अब दो दो के गैप पे, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट 0th वाला तो हमने काउंट करना ही है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है, तो फर्स्ट वाला काउंट किया। उसके बाद दो दो के गैप पे हमें अपने लेटर्स को चूज करना है, तो एक छोड़ दिया, फिर एक पकड़ा, यानी कि 1 2, जो सेकंड नंबर पे है 0 पे, मतलब H को हमने लिखा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद जो सेकंड प्लेस पे आएगा वो, यानी कि दो दो का गैप, बेसिकली जैसे हम मैथमेटिक्स में भी तो करते हैं, दो दो का गैप लेके जब हम चीजें लिखते हैं, तब अर्थमेटिक ऑपरेशंस वो सब जब लगाते एपी वगैरह, तो उसमें करते हैं ना। तो यहाँ पे हमने H लिखा, उसके बाद 1 2, तो 2 यहाँ पे आ रहा है, L काउंट हो गया 1 2, O काउंट हो गया 1 2, W काउंट हो गया, अब उसके बाद 1, तो सेकंड वाले पे आता R, बट R विल नॉट बी इंक्लूडेड, बिकॉज R जो है 8th वाले इंडेक्स पे है, और 8th इंडेक्स हमारा एंडिंग इंडेक्स है, उससे एक पहले वाली यानी 7th वाली वैल्यू तक हमारा जो है वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर में आ गया HLOW। तो ये फंडा होता है स्लाइसिंग का और स्लाइसिंग विद स्किप वैल्यूज का। नेक्स्ट हम देखते हैं लेन फंक्शन। तो हमारा जो लेन फंक्शन है, लेन फंक्शन इज बेसिकली यूज्ड टू रिटर्न द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो लेन फंक्शन के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे ए नाम से। ए वेरिएबल के अंदर हमने सपोज एक स्ट्रिंग बना दी, हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज गौरिका, ठीक है। हमने यहाँ पे ये स्ट्रिंग क्रिएट कर दी। देन हम प्रिंट करेंगे लेन ऑफ ए। तो लेन ऑफ ए जो है वो यूज होता है टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल, मतलब उसके वेरिएबल के अंदर की जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है उसके लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम लेन फंक्शन यूज करते हैं। लेन लिख के बेसिकली ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर हम अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो हमारे जो वेरिएबल के अंदर जो हमने स्ट्रिंग जो स्टोर करी होगी उसकी जो लेंथ है वो हमें मिल जाएगी। अब इसमें एक और चीज होती है कि ना, जैसे हम इंडेक्सिंग करते हैं तो इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, बट लेंथ जब निकालते हैं तो 0 से नहीं काउंट करते, 1 से ही काउंट करते हैं। 0 वाला जो फंडा है वो सिर्फ इंडेक्सिंग में यूज होता है कि 0 से स्टार्ट करना होता है, बट लेंथ में नॉर्मली 1 से स्टार्ट करना होता है। तो जब हम रन करेंगे अपना कोड तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 31, विच मीन्स कि हमारे जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो है 31।
तो लेन फंक्शन हमने देख लिया। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट है स्ट्रिंग डॉट एंड्स विद। तो ये वाला जो फंक्शन है ये चेक करता है कि हमारे स्ट्रिंग के जो मतलब एंड जिस चीज से हो रही है ना, कोई भी स्ट्रिंग से एंड हो रही है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के पार्ट से या नहीं, तो उस चीज के लिए होता है। तो इसकी वैल्यू ना हमेशा ट्रू फॉल्स में आती है। तो इसी के अंदर हम चेंजेस करके देखते हैं, एक बारी इसको हटाते हैं। यहाँ पे हमने ये स्ट्रिंग बनाई है, ठीक है। अब हमें देखना है कि स्ट्रिंग जो है वो एंड हो रही है एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग से या फिर नहीं हो रही है, मतलब पर्टिकुलर लेटर से एंड हो रही है या नहीं हो रही। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट एंड्स विद वाला है ना, तो एंड्स विद हमेशा ये देखने के लिए होता है कि हमारा वो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से एंड होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अपना कोड, हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम ना प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट प्रिंट के अंदर हम लिखेंगे ए डॉट, ये देखो वीएस कोड की यही सबसे अच्छी बात है कि आप कुछ भी चीज लिखते हो ना, यहाँ पे एंड्स विद वाला जो है, हमारे वीएस कोड को पता है कि पाइथन में एंड्स विद नाम से एक चीज एग्जिस्ट करती है, एक मेथड एग्जिस्ट करता है। तो उसने हमें यहाँ पे रेफरेंस में दे दिया। अगर आपको पूरा याद नहीं है, थोड़ा सा आप स्टार्टिंग आपको याद है किसी भी मेथड की, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो किसी भी फंक्शन को थोड़ा सा, और वो हमारा वीएस कोड जो है वो हमें रेफरेंस दे देगा कि क्या आप ये कहना चाहते हो। तो यहाँ पे एंड्स विद आ गया, हमें यही चाहिए था, एंड्स विद ही चाहिए था, एंड्स विद। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाएंगे और कोट्स के अंदर, क्योंकि हम स्ट्रिंग में से मांग रहे हैं ना चीज कि वो एंड हो रहा है या नहीं, मतलब ट्रू फॉल्स की वैल्यू जो है वो हम स्ट्रिंग में से जनरेट कराना चाह रहे हैं, स्ट्रिंग से पूछना चाह रहे हैं। तो हम कोट्स के अंदर लिखेंगे बिकॉज हम स्ट्रिंग वाली ही वैल्यू लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे सोचते हैं लास्ट में हमने क्या लिखा है, गौरी का ही लिखा है, तो हम लिखते हैं आई के ए। हम देखते हैं कि आई के ए से हमारी स्ट्रिंग एंड हो रही है या नहीं हो रही। तो इसका आंसर हमें पता है ट्रू आने वाला है, क्योंकि हमारी इसी से आ रही है। सॉरी सॉरी, यहाँ पे फॉल्स क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे डॉट भी था और मैंने डॉट नहीं लगाया। अगर अब हम इसे रन करेंगे तो हमारी वैल्यू ट्रू आ जाएगी, क्योंकि ये आई के ए डॉट से ही एंड हो रही है हमारी ये स्ट्रिंग। तो ये चीज होती है, डॉट एंड्स विद वाला जो फंक्शन है हमारा इसीलिए यूज होता है ताकि हम पता लगा सके कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है उसके एंडिंग जो है वो इस पार्ट ऑफ स्ट्रिंग से हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हम यहाँ पे लिखते एस ए, हमने एस ए लिखा, अब हमने अपना कोड रन किया तो क्या आया हमारे पास, फॉल्स, क्योंकि एस ए से तो एंड ही नहीं हो रही हमारी स्ट्रिंग। तो ये होता है एंड्स विद वाला फंक्शन। इसके बाद आता है स्ट्रिंग काउंट। स्ट्रिंग काउंट में क्या होता है, इसे हम ना कमेंट आउट करते हैं और स्ट्रिंग काउंट के लिए एक नई स्ट्रिंग जनरेट करते हैं एस के नाम से। यहाँ पे हमने अपनी स्ट्रिंग क्रिएट कर ली, इसमें हमने कुछ भी लिख दिया, बहुत सारे लेटर्स हमने लिख दिए, बहुत सारे लेटर्स लिख दिए, ठीक है। अब हम प्रिंट करेंगे एस डॉट, ये देखो फिर से हमें हमारे वीएस कोड ने बहुत सारे रेफरेंस दे दिए, तो हमें काउंट लिखना है, एस डॉट काउंट। इसके अंदर हमें काउंट क्या करना है, एस डॉट काउंट क्यों यूज होता है, एस डॉट काउंट उन केसेस में यूज होता है जब हमें पता लगाना हो कि हमारी स्ट्रिंग में एक पर्टिकुलर लेटर कितनी बार आया है, तो उसकी काउंटिंग हमें पता लगानी हो तो हम एस डॉट काउंट यूज करते हैं। अगर हम सपोज हम जी लिखते हैं, ठीक है, हमें पता लगाना है कि लेटर जी हमारी स्ट्रिंग में कितनी बार आया है, तो जब हम रन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, यानी कि 4 बार हमारा जी इस स्ट्रिंग में आया है। अगर हम लिखेंगे जेड कितनी बार आया है, तो जब रन करेंगे तो जेड 0 बार आया। तो ये होता है एस डॉट काउंट वाले मेथड का यूज। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज। तो स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज क्या होता है, स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज के लिए हम अगेन एक नई स्ट्रिंग बना लेते हैं। आप लोग ये साथ साथ वीडियो को पॉज करके साथ साथ करते रहना, ताकि आप खुद से करोगे तो और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। हम लिख देते हैं नेम इक्वल्स टू, हमने लिखा गौरिका, ठीक है, हमने ये गौरिका लिख दिया, बट वी वांट कि फर्स्ट जो लेटर है ना गौरिका नाम का वो कैपिटल हो जाए। इस चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं नेम डॉट कैपिटलाइज
और यहाँ पे नॉर्मल हम अपने ब्रैकेट्स, एम्प्टी ब्रैकेट्स हमें लगानी पड़ती है, बिकॉज अगर नहीं लगाएंगे तो वो हमारा एरर क्रिएट हो जाएगा। ये तरीका होता है हमारा वेरिएबल का नेम, डॉट कैपिटलाइज एंड देन ब्रैकेट्स, सिर्फ इतना, यहाँ तक। ये हमारा मेथड होता है लिखने का, वे होता है कि हम इस वाले मेथड को ना इस फॉर्म में लिखते हैं, ताकि हम अपने जो हमने वेरिएबल में जो भी स्ट्रिंग जो है क्रिएट की हुई, उसका फर्स्ट जो लेटर है उसे कैपिटल कर सके। तो जब हम इसे रन करेंगे ना, तो हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज है, अगर हम यहाँ पे सपोज लिख दे गौरिका, गौरिका ही लिख दे अगर हम, और अब हम इसे प्रिंट कराएं, तो हमारा फर्स्ट वाले गौरिका का तो जी कैपिटल हो गया, बट सेकंड वाले का जी एज इट इज रहा। तो नेम डॉट कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता है, ये सिर्फ जो हमारा फर्स्ट वर्ड होता है उसी के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करता है। सेकंड जो उसके सेकंड या उसके बाद जितने भी वर्ड्स है, फर्स्ट लेटर के फर्स्ट वर्ड के बाद जितने भी वर्ड्स आएंगे उनमें कोई भी चेंज नहीं करता, ये सिर्फ फर्स्ट वर्ड पे ही अप्लाई करता है। इसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रिंग डॉट फाइंड पे। स्ट्रिंग डॉट फाइंड जो मेथड है हमारा, जो फंक्शन है, ये फंक्शन यूज होता है टू फाइंड द डिजायर्ड वर्ड एंड रिटर्न द फर्स्ट अकरेंस ऑफ दैट वर्ड इन अ स्ट्रिंग। अगेन वी विल क्रिएट अ न्यू वेरिएबल। हमने लिख लिया, मान लो str हमने किया, str नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया। इसके अंदर हमने लिखा this is a good thing, comma, is this a good thing। तो हमने ये अपने वेरिएबल में ये स्ट्रिंग जो है वो लिखी है, दिस इज अ गुड थिंग, इज दिस अ गुड थिंग। तो जब हमने ये लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक स्ट्रिंग बनाई है वेरिएबल में, एक ये स्ट्रिंग जो है इसे स्टोर किया है, ठीक है। नाउ हमें क्या लगाना है, हमें देखना है, फाइंड करना है एक वर्ड। हमें स्ट्रिंग डॉट फाइंड वाला मेथड लगाना है टू फाइंड आउट कि हमारा पर्टिकुलर जो चीज है, पर्टिकुलर एक वर्ड है, वो उसमें है या नहीं है, वो फाइंड आउट करने के लिए। तो हम करते हैं प्रिंट, यहाँ पे हम करेंगे स्ट्रिंग का नाम str डॉट फाइंड, इसके अंदर हम लिखेंगे is। जब हमने रन किया तो हमें 2 मिल गया। इसका मतलब क्या था, ये देखो, यहां पे आपको लगेगा कि भाई is तो 2 बार आ रहा है ना, बट द थिंग इज कि हम यहाँ पे सोचेंगे इज यहाँ भी है, इज यहाँ भी है, तो शायद इसलिए ये 2 आ गया यहाँ पे, बट ऐसा नहीं है। ये 2 इसीलिए आया बिकॉज यहाँ पे मैंने लिखा भी था कि दिस फंक्शन फाइंड्स द डिजायर्ड वर्ड एंड रिटर्न द फर्स्ट अकरेंस और दैट वर्ड इन अ स्ट्रिंग। ऑफ आएगा यहाँ पे, गलती से मैंने और लिख दिया, फर्स्ट अकरेंस ऑफ दैट वर्ड इन अ स्ट्रिंग। ये इज क्यों आया, यहाँ पे हमने जो फर्स्ट वर्ड लिखा था वो था दिस, ठीक है। तो अब हम इसका इंडेक्स देखें, 0 1 2। सेकेंड इंडेक्स जो है हमारा, उससे हमारा इज शुरू हो रहा है। दिस में भी तो इज आता है, दिस में ये इज आ रहा है, और ये सेकेंड इंडेक्स पे आ रहा है, इसीलिए ये यहाँ पे 2 आया। क्योंकि ये ना, जब हमारा वर्ड फाइंड करता है ना, फाइंड फंक्शन जब हम लगाते हैं स्ट्रिंग पे, तो ये क्या करता है, जो भी हम वर्ड ढूंढना चाह रहे हैं उस वर्ड को ढूंढेगा और उसके फर्स्ट अकरेंस, यानी कि कहाँ पे वो सबसे पहली बार अकर हुआ है ना, उस जगह का उसका इंडेक्स दे देगा। इंडेक्स हमें पता है 0 से शुरू होता है, तो उस हिसाब से ये इज यहाँ पे सबसे पहली बार आया, इज यहाँ पे सबसे पहली बार आया है ना। तो इसका इंडेक्स क्या है, आई का इंडेक्स है 2, इसीलिए ये यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रिंग डॉट
रिप्लेस, हमने फाइंड देख लिया, हमने कैपिटलाइज देख लिया, काउंट देख लिया, हमने ये मेथड्स कुछ कुछ देखे हैं स्ट्रिंग्स के। तो लास्ट अब हमारा मेथड है स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना हमारे जो ओल्ड वर्ड है वो न्यू वर्ड के साथ रिप्लेस हो जाते हैं। तो मैं आपको ये एग्जाम्पल में दिखाती हूँ। हम इसी में चेंजेस करेंगे। स्ट्रिंग डॉट फाइंड की जगह हमने लिख दिया स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस। सेम ही होता है, बट बस इतना सा फर्क होता है कि ना हमें यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे कैपिटलाइज लिख दो तो वो कैपिटलाइज वाला फंक्शन आ जाता है, रिप्लेस लिख दो तो रिप्लेस वाला आ जाता है। मतलब उनका तरीका लिखने का यही होता है, स्ट्रिंग डॉट देन फंक्शन का नाम देन हमारा ब्रैकेट के अंदर हमने जो जो जिसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म करना है वो वर्ड। तो सपोज हमें अपने गुड को रिप्लेस करना है, ठीक है, गुड को हमें रिप्लेस करना है बाय बैड। तो क्योंकि हमें यहाँ पे दो वर्ड्स की नीड पड़ेगी, एक वर्ड तो वो जो हमें रिप्लेस करना है और दूसरा न्यू वर्ड हमें चाहिए होगा जिसमें मतलब रिप्लेस करने के बाद जो हमें वर्ड चाहिए वो होगा, है ना। तो अब अगर हम इसे रन करेंगे कोड को, तो जहां जहां पे गुड लिखा था वहां वहां पे बैड आ गया। दिस इज अ बैड थिंग, इज दिस अ बैड थिंग। तो हमने बेसिकली अपने गुड वाले वर्ड को रिप्लेस कर दिया बाय द वर्ड बैड। तो ये थे हमारे कुछ मेथड्स अपने स्ट्रिंग पे। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही पर्टिकुलर मेथड्स होते हैं, और भी मेथड्स होते हैं। आप चैट जीपीटी पे जाके देख सकते हो और भी मेथड्स। मैं चैट जीपीटी पे जाने के लिए इसलिए बोल रही हूँ, हमें सारी चीज़ों में चैट जीपीटी को यूज़ करने की नीड नहीं है कि चीटिंग वीटिंग टाइप। बट अभी हम लर्निंग फेज में, अभी हम लर्न कर रहे हैं चीज़ें। तो हम लर्न करते हुए हमें अच्छा है ना कि हमें अलग अलग जगह से हम रेफरेंस ले सके, अलग अलग जगह से हम और चीज़ें सीख सके। तो आप चैट जीपीटी पे जाना, सर्च करना, चैट जीपीटी से पूछना कि और भी स्ट्रिंग के क्या क्या मेथड्स होते हैं, तो वो इनके अलावा भी आपको और मेथड्स बताएंगी। तो उन और मेथड्स को आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करके देखना, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाना, ये आपके लिए फ्यूचर में यूजफुल होगा। नाउ हम अपने लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, विच इज एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। तो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर क्या होता है, हम बैक स्लैश का यूज करते हैं अपने एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स को लिखने के लिए। और एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का किस लिए यूज होते हैं कि सपोज हम ना इसे एक एग्जांपल से बताते हैं। इसे हमने कर लिया कमेंट आउट, ओके। नाउ हमने सपोज एक स्ट्रिंग बनाई ए नाम से, और उस स्ट्रिंग के अंदर हमने लिखा है माय नेम इज गौरिका एंड वेलकम टू माय चैनल कोडर गौरिका। सपोज हमने ये एक स्ट्रिंग लिखी है, ठीक है, ये हमने लाइन लिखी है माय नेम इज गौरिका एंड वेलकम टू माय चैनल कोडर गौरिका। तो हमें चाहिए कि हम ना इसको थोड़ा सिस्टमैटिक वे में लिखना चाहते हैं कि वी नीड कि ये लाइन जो है, एक ये जो वर्ड सेंटेंस है ये एक लाइन में हो, फिर एंड वेलकम टू माय चैनल जो है वो दूसरी लाइन में शुरू हो जब हम प्रिंट कराएं, और कोडर गौरिका जो है वो कोट्स के अंदर आ जाए। अगर हम ये चाहते, अगर आप सोचो कि इसे कोट्स के अंदर लिखना है तो डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पे कोट तो है ही, यहाँ पे कोट लगाया, देन यहाँ पे कोट लगाया, बट ये एरर क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे ना यहाँ पे एक कोट लगा हुआ है, ठीक है, और एक यहाँ कोट लगा हुआ है, तो हमारा वीएस कोड सोचेगा कि वो उसकी स्टार्टिंग है और ये इसकी एंडिंग है। उसके बाद यहाँ पे ये दो कोट्स लगे हुए हैं, उनके बीच में कुछ भी नहीं है, तो वीएस कोड विल थिंक कि यार ये ना शायद से एम्प्टी, इन्होंने एक एम्प्टी चीज रखी है कोट्स में, कुछ लिखा नहीं है, इन्होंने एम्प्टी रखे हैं कोट। तो वो उसे नहीं पता चलेगा कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं। हम तो लिखना चाह रहे हैं कि हमारा कोडर गौरिका जो है वो हमारा कोट्स के अंदर आए, बट वो तो आया ही नहीं है, वो तो कोट्स के बाहर ही है। बल्कि पहले वाले कोट्स जो है वो दोनों मर्ज हो गए और लास्ट वाले कोट्स आपस में मर्ज हो गए, और ये जो है हमारा एरर देने लग गया है यहाँ पे। तो इस ऐसी छोटी मोटी चीजों को करने के लिए हमारे ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स यूज होते हैं। जो बैक स्लैश एन है वो यूज होता है न्यू लाइन के लिए,
ठीक है, मैं अभी यूज करके बताऊंगी, मैं जस्ट थियोरेटिकली आपको बता रही हूँ कि क्या होता है। तो बैक स्लैश एन जो है वो हमारा होता है न्यू लाइन के लिए। बैक स्लैश टैब होता है कि हमें थोड़ा जैसे स्पेस दबाते हैं तो थोड़ा सा स्पेस आता है, हमें ज्यादा स्पेस अगर चाहिए तो हम बैक स्लैश टैब दबाएंगे तो हमें थोड़ा सा 2-3 स्पेसेस जितना, मतलब 2-3 बार स्पेस दबाएंगे ना उतना स्पेस मिल जाएगा हमें अपने वर्ड्स के बीच में। उसके बाद हम जो बैक स्लैश है, ये यहाँ पे ये कोट्स है, बैक स्लैश कोट, ठीक है। तो सिंगल कोट हम यूज करते हैं, ये सिंगल कोट है, कोट्स लगाने के लिए बेसिकली यूज करते हैं। जैसे अभी हमारा एरर आ रहा था ना, उन चीजों में कोट्स लगाने हो तो हम ये यूज करते हैं, ये वाला बैक स्लैश कोट। और डबल बैक स्लैश है एक, ये भी होता है, ठीक है। तो हम इन सब का यूज करके अभी देखते हैं। तो माय नेम इज गौरिका मैंने लिखा। अब मुझे ये चीज जो है, इसके आगे वाली चीज ये नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बैक स्लैश एन, ठीक है। मैंने बैक स्लैश एन लिखा यहाँ पे। अब मुझे क्या चाहिए था, और मुझे चाहिए था कि कोडर गौरिका जो है ना, कोडर गौरिका मुझे चाहिए था अपने कोट्स के अंदर। तो कोट्स के अंदर लिखने के लिए क्या करेंगे, बैक स्लैश लगाएंगे, कोट लगाएंगे, फिर अगेन यहाँ पे। अब आप बोलोगे यहाँ पे सिंगल कोट लगा दिया आपने तो, और सिंगल कोट से तो हम नॉर्मली भी लिख सकते थे, तो लो डबल कोट लगा दिया मैंने। यहाँ पे भी बैक स्लैश देन डबल कोट। तो हमारा आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी एरर हमें नहीं मिला। अब जब हम इसे ना प्रिंट कराएंगे, अभी प्रिंट फंक्शन हमने लिखा नहीं है इसका, तो जब हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट ए, जैसे ही हमने प्रिंट ए कराया, ये देखो माय नेम इज गौरिका आ गया, एंड वेलकम टू माय चैनल जो है वो न्यू लाइन में आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे बैक स्लैश एन यूज किया था, तो वो नई लाइन में आ गया। और जो हमारा कोडर गौरिका था वो हमारा कोट्स के अंदर आ गया। तो ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। और एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स जो है वो थोड़े से हमारे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रिंग को एक अच्छे वे में लिखने के लिए यूज हो जाते हैं। यहाँ पे भी मैंने ये इसका एग्जाम्पल बताया हुआ है, ठीक है। अब इस लेक्चर के लिए हम इतना ही करते हैं। आगे आने वाले लेक्चर में हम लिस्ट एंड टपल्स पढ़ेंगे, और मैं आपको स्ट्रिंग्स जो हमने इस लेक्चर में पढ़ी उसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं अगले लेक्चर में आपको दूंगी, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वाले स्ट्रिंग वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा उसके, और हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लिस्ट एंड टपल्स स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर, एंड आई होप आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको जो भी मैं अगली वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और कीप लर्निंग, एंड थैंक यू सो मच।